Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. So today we will discuss newspaper analysis dated 26th July, and if you are liking this analysis then please like, share and subscribe. I have started my UPSC mentorship program in which I am covering current affairs from several newspapers and magazines and also discussing static part related to every current affair in detail. If you are interested and want to join this program, for that you have to visit the Telegram group and the link of the Telegram ग्रुप इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट हैं इंडिया की और इनको यहाँ पर ओथ एडमिनिस्टर कराई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। तो एक फैक्ट आपको ये पता चल गया कि प्रेसिडेंट को ओथ एडमिनिस्टर कराते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Citing Santhal, Paika, Kol and Bhil revolutions, all these revolutions strengthened the tribal contribution in the freedom struggle। तो यहाँ पर ट्राइबल अपराइजिंग्स की बात की गई है। तो एज सच ट्राइबल अपराइजिंग्स का जो रीज़न था वो यही था कि ब्रिटिश की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज़, फॉर एग्जांपल जमींदारी सिस्टम। अब एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो सांथाल रिबेलियन था ये 1855 में हुआ था एंड इट वाज लेड बाय 4 मुर्मू ब्रदर्स जिनका कि नाम था सीधू कानू, चांद भैरव। तो आप चाहें तो सिर्फ 2 नाम भी याद रख सकते हैं, सीधू कानू। और यहाँ पर जो ब्रिटिश की बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव ज़मींदारी पॉलिसीज़ थी उसकी वजह से यहाँ पर संथाल रेबेलियन हुआ था। फिर सेकंड आता है पाइका। तो पाइका थे कौन? तो ये जो गजपति रूलर्स थे उड़ीसा के, उनके ये मिलिशियाज थे। तो उनके मिलिशियाज का काम करते थे। लेकिन 1803 तक तो उड़ीसा यहाँ पर मराठा रूल के अंतर्गत था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हो जाती है एंग्लो मराठा वॉर और जो मराठाज होते हैं उनकी बहुत सारी टेरिटरी जो है वो चली जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली जाती है तो पाइकास का बहुत ज़्यादा रिप्रेशन किया जाता है बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो यहाँ पर ट्रेडिशनल पोजीशन होती है पाइकास की वो ख़त्म हो जाती है और जिसकी वजह से पाइकास अंडर द लीडरशिप ऑफ बख्शी जगबंधु यहाँ पर रिबेलियन कर देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए पाइका के लीडर कौन थे। तो बख्शी जगबंधु। और पाइकास थे कौन? तो एज सच ये मिलिशियाज थे जो कि गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा के मिलिशियाज थे। तो जब ज़रूरत पड़ती थी तब ये लोग यहाँ पर वॉर में भी चले जाते थे और अगर पीस टाइम होता था तो ये लोग अपने कल्टिवेशन का काम करते थे। लेकिन जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इनकी टेरिटरी ले ली, एज सच यहाँ पर मराठास की टेरिटरी ले ली सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद, तो उसके बाद इनकी जो ट्रेडिशनल वैल्यू है, जो उनकी ट्रेडिशनल पोजीशन है वो यहाँ पर लॉस्ट होने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर पाइका रेबेलियन देखने को मिला। फिर कोल अपराइजिंग। तो कोल्स बेसिकली ट्राइबल इनहेबिटेंट्स थे जो कि छोटा नागपुर रीजन में रहते थे, लेकिन वहाँ पर भी ब्रिटिश की एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज़ जिसकी वजह से हमें कोल अपराइजिंग देखने को मिला। कोल अपराइजिंग जो था इट वाज लेड बाय बुद्धू भगत। तो ये आपको नाम पता होने चाहिए। मोस्टली यहाँ पर 3 नाम है मेनली, बुद्धू भगत, जोआ भगत एंड मदारा माहत। तो अगर आपको याद रखना है तो आप रख सकते हो। एज सच नाम पूछे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उलगुलन एक बार पूछा जा चुका है। फिर आता है भील रिवॉल्यूशन। तो भील जो ट्राइब का नाम है ना, भील, वो आता है भिलू से जिसका मतलब होता है बो, BOW बो। ये एज सच हंटर गैदरर होते हैं बाई प्रोफेशन और इन बेसिकली ये एक्सपर्टीज़ होते हैं आर्चरी में और ये अपना सब कुछ यूज़ करते हैं। इनकी खुद की आर्ट होती है वॉर और ट्रेड पर्पसेस के लिए। लेकिन 1818 में हमें भील अपराइजिंग देखने को मिली क्योंकि बेसिकली ये ब्रिटिश फ्यूडलिज्म और इम्पीरियलिज्म से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ पर आपको भील रिवॉल्यूशन भी आप याद रख सकते हो। भील जो वर्ड है वो आता है भिलू से और जिसका मतलब होता है बो। तो यहाँ पर हमने 4 अपराइजिंग्स डिस्कस की। सांथाल, तो इसमें 4 मुर्मू ब्रदर्स हैं वो आपको याद रखना है। पाइका में बख्शी जगबंधु आपको ये याद रखना है। कोल के आपको लीडर्स याद रखने हैं, बुद्धू भगत, जोआ भगत एंड मदारा महत। और भील रिवॉल्यूशन जो है ये आपको याद रखना है। अब हम आगे चलते हैं। अर्लियर इन द डे मुर्मू वॉज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये हमने डिस्कस कर लिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहाँ पर ओथ दिलाते हैं और ये बिलोंग करती हैं सांथाल ट्राइब को। इसीलिए मुझे लगता है कि सांथाल जो अपराइजिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। म्यांमार एग्जीक्यूट्स 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स इंक्लूडिंग फॉर्मर MP। तो यहाँ पर म्यांमार ने 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट किया है, जबकि यहाँ पर इंटरनेशनल अरीना में ये कहा जा रहा था कि इनको क्लेमेंसी दे दी जाए। लेकिन यहाँ पर म्यांमार की जो जनता रिजीम है, मिलिट्री जनता, उसने यहाँ पर पूरी तरीके से क्लेमेंसी देने से मना कर दिया और इनका एग्जीक्यूशन कर दिया। Myanmar's government confirmed on Monday that it had carried out its first executions in nearly 50 years, hanging a former lawmaker, democracy activist, and 2 other political prisoners who had been accused of targeted killing after the country's military takeover last year। तो बेसिकली यहाँ पर वर्ल्ड वाइड ये कहा जा रहा था कि इन लोगों को यहाँ पर क्लेमेंसी दे दी जाए, लेकिन म्यांमार की मिलिट्री जनता ने यहाँ पर क्लेमेंसी देने से मना कर दिया और इन चारों का यहाँ पर एग्जीक्यूशन कर दिया।
द फोर वर एग्जीक्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद लीगल प्रोसीजर्स, ऐसा यहाँ पर म्यांमार की जो मिलिट्री रिजीम है उसका ये कहना है। द मिलिट्री सीजर ऑफ पावर फ्रॉम सू कीज इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो लास्ट ईयर 2021 में जो म्यांमार है, तो म्यांमार में कू हो गया था और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको यहाँ पर हटा दिया गया था और म्यांमार में जो पावर है वो मिलिट्री के पास आ गई थी। तो ये आर्टिकल हम एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस करेंगे कि इसका क्या इम्प्लीकेशन है और इंडिया को अब क्या एक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब क्या हमें म्यांमार के साथ कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है या हमें म्यांमार को साइडलाइन कर देना चाहिए। फिर ये सब भी है कि म्यांमार को हम साइडलाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने म्यांमार को साइडलाइन कर दिया तो म्यांमार चाइना के बहुत ज़्यादा करीब चला जाएगा और वो हमारी पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सब हम एक्सप्लेन पेज पर डिस्कस करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर दिल्ली में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ऑपरेशन हॉकआई। अब ये क्यों किया गया है, तो बहुत ज़्यादा दिल्ली में ये जो स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं उनको कर्ब करने के लिए। तो ऑपरेशन हॉकआई विच वाज लॉन्च्ड इन दिल्लीज आउटर नॉर्थ पुलिस डिस्ट्रिक्ट विद द ऑब्जेक्टिव टू कर्ब स्ट्रीट क्राइम्स, स्नैचिंग एंड रॉबरी। यहाँ पर और कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर एशियाटिक लायंस की ट्रांसलोकेशन की बात की गई थी। तो कमेटी सेटअप टू लुक इनटू ट्रांसलोकेशन ऑफ एशियाटिक लायंस। तो एज सच एशियाटिक लायंस जो हैं वो इंडेंजर्ड है और इनको यहाँ पर ट्रांसलोकेट बात इसीलिए की गई थी क्योंकि ये अभी सिर्फ गिर के लैंडस्केप में ही बचे हैं। तो ऐसे में अगर कोई फॉर एग्जांपल बीमारी फैल जाती है, जैसे कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस हो गया था, फिर उसके बाद बेबी सियोसिस हो गया था, तो इन बीमारियों में डर है कि कहीं यहाँ पर जो एशियाटिक लाइन की पॉपुलेशन वो ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे में ट्रांसलोकेशन की बात की गई थी, लेकिन ट्रांसलोकेशन अभी भी पॉसिबल नहीं हो पाया है। कूनो पालपुर सेलेक्ट किया गया था कि यहाँ पर ट्रांसलोकेशन किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर तो ट्रांसलोकेशन हुआ नहीं। तो अब तो कूनो पालपुर में चीता आ रहे हैं। The Minister of State for Environment Ashwini Chaubey on Monday told Lok Sabha that the government has set up a committee to look into translocating of Asiatic lions. तो Asiatic lions endangered, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। और इनको जो डिजीज़ पाई गई थी जैसे कि कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, फिर उसके बाद बेबी सियोसिस। तो बेबी सियोसिस क्या होता है, तो एसएच बेबीसिया एक टाइनी पैरासाइट होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है और ये टिक बाइट की वजह से होता है। तो टिक बाइट की वजह से ये होता है। तो ये सारी कुछ डिजीज़ की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी। द गवर्नमेंट हैड इन प्रीवियस ईयर्स बीन कंसिडरिंग द ट्रांसलोकेशन ऑफ एशियाटिक लायंस टू अदर स्टेट्स विद प्रिपरेशंस ऑलरेडी कंप्लीट एंड नो ट्रांसलोकेशन ऑफ द लायंस इन साइट। अब तो कूनो पालपुर में यहाँ पर अफ्रीका से आ रहा है चीता। These activities will also facilitate the natural dispersal of lions beyond the गिर लैंडस्केप। तो अभी एशियाटिक लायंस सिर्फ गिर लैंडस्केप में है, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए और डिस्पर्जल को बढ़ाने के लिए ये यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेप लेने की सोच रही है कि जो एशियाटिक लायंस है उनका ट्रांसलोकेशन किया जाए। इट्स नॉट दैट दे हैव स्टॉप्ड। अब ये कौन सा इशू है, तो व्हाट्सएप में लास्ट ईयर एक बेसिकली एक्सेप्ट करने का आता था कि आपको ये सब एक्सेप्ट करना है कि जो आपका व्हाट्सएप का डेटा है वो यहाँ पर फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। तो स्टेटिंग दैट व्हाट्सएप हैजंट स्टॉप्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स 2021 प्राइवेसी पॉलिसी। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि अभी इस पॉलिसी को देखा जा रहा है और यहाँ पर जो व्हाट्सएप है पूरी तरीके से पॉलिसी को विड्रॉ नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा अगर आप देखो तो अभी भी पॉपअप्स आते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो फॉलोइंग द कंप्लीशन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स द डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली एंड जस्टिस रिजर्व्ड इट्स डिसीजन ऑन द अपील ऑफ मेटा एंड व्हाट्सएप। अब यहाँ पर मेटा और व्हाट्सएप का ये कहना है कि जो सीसीआई प्रोब है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर मेटा का बिजनेस एनवायरनमेंट हर्ट हो रहा है। तो सीसीआई हैड लास्ट ईयर कम टू अ प्राइमा फेसी कंक्लूजन, जो यहाँ पर यूज़र का डेटा व्हाट्सएप में शेयर किया जाएगा विद फेसबुक कंपनीज, तो इसकी वजह से ये जो प्राइवेसी है वो वॉयलेट होती है। The CCI had last year come to a prima facie conclusion that the conduct of WhatsApp and sharing of users' personalized data with other Facebook companies in a manner that is neither fully transparent, और ये यहाँ पर यूज़र की कंसेंट को नहीं ले रहा है एंड इट अपीयर्स अनफेयर टू द यूज़र्स। क्योंकि ये था कि अगर आपने इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया तो एज सच आपको ऐप ही यूज़ करने को नहीं दिया जाएगा। लेकिन बाद में व्हाट्सएप ने इसके ऊपर चेंज किया था कि अगर आपने नहीं भी एक्सेप्ट किया उसके बाद भी आप यहाँ पर व्हाट्सएप को यूज़ कर सकते हो, लेकिन एज सच उसके बाद भी पॉपअप्स आते रहते हैं और कभी कभी लोग परेशान होकर उस पर क्लिक कर ही देते हैं और कंसेंट दे ही देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, आशा फॉर द एल्डरली। अब रिसेंटली पब्लिश्ड यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट थी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स, उससे हमें ये पता चला था जो इंडिया है वो चाइना को नेक्स्ट ईयर पॉपुलेशन में सरपास कर देगा और इंडिया वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाएगा। अब ऑथर ने ये कहा है जैसे जॉबलेस ग्रोथ हमें इंडिया में देखने को मिली है कि हमारी ग्रोथ तो हुई है लेकिन लोगों को जॉब नहीं मिली है, तो क्या आने वाले टाइम में भी हमें ऐसे ही जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो द रिपोर्ट हैज़ वंस अगेन शोन द स्पॉटलाइट ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन विमेंस एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स रादर दैन कोअर्सिव पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़। तो हमारा फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है और फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ उसके लिए हम यहाँ पर कोई पॉपुलेशन के रिगार्डिंग पॉलिसी तो लेकर आए, लेकिन कोई भी हमने कोअर्सिव पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ नहीं लेकर आए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप विमेन को एजुकेट करोगे, उसको
यहाँ पर रिप्रोडक्टिव राइट्स दोगे तो अपने आप ही यहाँ पर जो फैमिली प्लानिंग है वो की जाएगी और हमारी जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। आई कैन सी द इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर्स। तो एज सच फर्टिलिटी रेट तो कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी पॉपुलेशन इसीलिए इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर एक्सपेक्टेंसी रेट बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अराउंड इंडिपेंडेंस जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 30 ईयर्स था वो अभी लगभग 70 तक पहुँच गया है। फिर यहाँ पर ऑथर ने अपने फादर का एग्जाम्पल दिया, तो माई फादर इज़ नाउ 89 ईयर्स ओल्ड, एन एज विच वुड हैव बीन इनकंसीवेबल एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 30 साल थी। अगर हम देखें तो इंडिया में 30 मिलियन पर्सन्स हैं जो कि यहाँ पर 75 या उससे ज़्यादा ओल्ड हैं। दिस इज़ अ स्टैगरिंग नंबर ऑफ पीपल हु आर नो लॉन्गर इन द वर्कफोर्स। तो 75 से ऊपर वाला इंसान वर्कफोर्स में तो होता नहीं है, तो बेसिकली वो यहाँ पर हो सकता है कि उसको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो जाए क्योंकि 75 बहुत ज़्यादा एज होती है, और कभी कभी कुछ डिसेबलिंग हेल्थ डिजीज़ भी हो जाती है, और ऐसा 75 ईयर्स से ऊपर वाले एज में देखा जाता है कि कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल डिमेंशिया ही हो जाता है। फिर ऑथर ने अपने फादर का एग्जाम्पल दिया है और ऑथर ने ये कहा है कि मेरे फादर जो हैं इस एज तक इसीलिए ज़िंदा हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा है, बिकॉज ही हैज़ बीन एबल टू पे वास्ट सम्स ऑफ मनी आउट ऑफ पॉकेट फॉर द डाइवर्स टाइप्स ऑफ केयर ही नीड्स। अब डिमेंशिया जो है ये इनॉर्मस बर्डन यहाँ पर कॉज करता है। डिमेंशिया क्या होता है कि इंसान जो है सब कुछ भूलने लग जाता है जब एक ओल्ड एज आती है। तो डिमेंशिया पोजेस एंड इनॉर्मस बर्डन ऑफ केयर एज वन ग्रेजुअली लूजेज द एबिलिटी टू केयर फॉर वन सेल्फ, और उसे ये तक नहीं याद रहता कि उसने पानी पिया, खाना खाया, कुछ भी याद नहीं रहता। बेसिकली ना वो थिंक कर सकता, ना वो प्लान कर सकता, ना वो बिहेव कर सकता है। तो ऐसे में उसको यहाँ पर फुल टाइम एक केयर गिवर की ज़रूरत होती है। तो रिसेंट पेपर में पब्लिश किया गया है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर डिमेंशिया से सफ़र करते हैं इंडिया में। तो दैट अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन ओवर 75 वॉज एफ्लेक्टेड बाई दिस कंडीशन, एंड वन एस्टिमेट फ्रॉम द रेप्यूटेड अल्जाइमर्स एसोसिएशन सजेस्ट दैट द कंट्री इज ऑलरेडी होम टू 4 मिलियन पीपल विद डिमेंशिया। तो इंडिया में ऑलरेडी 4 मिलियन लोग हैं जो कि डिमेंशिया से सफ़र कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल पहले मल्टी जनरेशनल फैमिलीज हुआ करती थी, लेकिन आज इन द सर्च ऑफ जॉब और माइग्रेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई हैं। अब न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई तो उसकी वजह से यहाँ पर जो एल्डरली लोग हैं उनको घर में अकेला ही रहना पड़ता है। तो वेयर वंस आर मल्टी जनरेशनल फैमिलीज कुड बी रिलाइड अपॉन फॉर केयर गिविंग, द पॉपुलेशन ट्रांजिशन हैज़ बीन अकम्पनीड बाई ड्रामेटिक चेंजेस इन द फैमिली स्ट्रक्चर, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो एल्डरली लोग हैं या तो उनके स्पाउस होते हैं, नहीं तो उनको यहाँ पर अकेला रहना पड़ता है। अ ह्यूजली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द लाइट ऑफ द पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस इज द कंट्रीज प्रिपेयर्डनेस फॉर द एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग नीड्स फॉर द केयर फॉर पीपल विद क्रॉनिक कंडीशंस लाइक डिमेंशिया। तो आने वाले टाइम में जब हमारी यहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो डिमेंशिया से लोग भी ज़्यादा सफ़र करेंगे, और यहाँ पर जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो रहा है कि जो यहाँ पर बेसिकली जो बच्चे होते हैं वो उनके साथ नहीं रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, जिसकी वजह से उनको केयर नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में ऑथर ने इसका सल्यूशन ये दिया है कि आप एक कम्युनिटी सर्विस बना सकते हो, वो हम डिस्कस करेंगे अभी आगे। सच केयर टिपिकली एक्सटेंड्स वेल बियॉन्ड द नैरोली डिफाइंड क्लिनिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस, और बेसिकली आपको यहाँ पर 24 आवर केयर गिवर चाहिए होगा अगर कोई 75 से ऊपर है, और आने वाले टाइम में यहाँ पर एल्डरली पॉपुलेशन में इंक्रीज़ होने वाली है। और इंडिया में कोई भी कम्युनिटी बेस्ड केयर सिस्टम नहीं है एल्डर्स के लिए, और जिन भी एल्डर्स को केयर चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई केयर गिवर चाहिए तो उसके लिए उनको 24 आवर्स के लिए पे करना पड़ेगा अगर उनको यहाँ पर रखना है। The families have to make their own arrangements through out of pocket payments for each service which is needed. Even if the family has money, हो सकता है कि जहाँ पर वो रहते हों वहाँ पर उनको 24 आवर्स के लिए कोई केयर गिवर मिले ही ना। तो दिस मीन्स द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एल्डर्स इन इंडिया आर लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस, और कंट्री में अगर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ऐसे में वो कुछ नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ अ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या है, तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ जॉब्स नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। वन ऑफ इंडिया सिंगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉपुलेशन हेल्थ एज बीन इट्स डिप्लॉयमेंट ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स टू डिलीवर प्रोमोटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो यहाँ पर आशा वर्कर्स की बात की गई है, और आशा वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम करने में और मैटरनल मोर्टालिटी रेट कम करने में। इसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है उसमें भी यहाँ पर आशा वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कोविड वैक्सीनेशन की जो कवरेज है उसमें भी आशा वर्कर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम ये देख सकते हैं कि कम्युनिटी ड्रिवन हेल्थ केयर से कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और इससे कितना ज़्यादा चेंज हो सकता है। तो ऑथर ने यही कहा है, जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड वर्कफोर्स है, तो ये हमारे पास टेम्पलेट है कि कम्युनिटी बेस्ड वर्कफोर्स से क्या क्या किया जा सकता है। तो ऐसे ही कम्युनिटी बेस्ड वर्कफोर्स हम एल्डरली के लिए भी बना सकते हैं जो कि उनको 24 आवर्स यहाँ पर केयर दे। तो द आशा प्रोग्राम इज़ द टेम्पलेट फॉर बिल्डिंग अ कम्युनिटी बेस्ड वर्कफोर्स एंकर्ड इन द लार्ज एंड ग्रोइंग नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। एज द पॉपुलेशन प्रोजेक्शन शो, तो इंडिया में बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स है, उसको जॉब की ज़रूरत है, तो उसको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी कि वो यहाँ पर 24 आवर केयर गिविंग कर सकता है या
या कर सकती है, और यहाँ पर जो जॉब्स भी क्रिएट हो जाएंगी, जो एल्डरली उनको केयर भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो व्हाट एल्डर्स नीड मोस्ट ऑफ ऑल इज़ अ केयरिंग एंड कंपैशनेट पर्सन विद द रिक्विजिट स्किल्स टू अकम्पनी देम ऑन द लास्ट जर्नी ऑफ द लाइफ्स। तो यहाँ पर लोगों को जॉब्स भी मिल जाएंगी और एज सच यहाँ पर एल्डरली की केयर भी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर ऑथर ने सोल्यूशन दिया है। अब हम आगे चलते हैं, ब्लेम गेम। तो ये आर्टिकल आया था 14 जुलाई को, और 14 जुलाई के आर्टिकल में ये लिखा था, वो आर्टिकल भी बाय एन IPS ऑफिसर था और ये आर्टिकल भी बाय एन IPS ऑफिसर ही है। तो ये आप देख सकते हो, द राइटर अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर इज़ द ऑथर ऑफ। कुमार फील्स दैट बिग एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस। तो बेसिकली उस आर्टिकल में ये लिखा था कि अगर कोई भी बिग एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस होता, फॉर एग्जांपल गोधरा इंसिडेंट हुआ या एंटी-सिख राइट्स हुए थे, तो जब ये सिस्टमैटिक फेलियर्स होते हैं तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की गलती है, चीफ मिनिस्टर की गलती है। लेकिन ये तो सिस्टमैटिक फेलियर, आप यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो, ये उस आर्टिकल में लिखा हुआ था। अब ऑथर ने इसको किया है काउंटर। तो कुमार फील्स दैट बिग एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस आर मोर सिस्टमैटिक फेलियर्स एंड एनी अटेम्प्ट टू पॉइंट फिंगर्स एट द पर्सन इन द ड्राइवर सीट इज टू प्लेस टू मच फेथ इन द एबिलिटी ऑफ 2 और more इंडिविजुअल्स। ये उस आर्टिकल में कहा गया था। फिर ऑथर ने ये कहा है, एनीबडी हु हैज़ इवन अ लिटिल नॉलेज ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया नोज दैट इट इज़ ऑलवेज टॉप ड्रिवन। तो हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, वो टॉप ड्रिवन है। जो ऊपर से चाहते हैं नेता, वैसा ही होता है नीचे। A few glaring examples of commission and omission may be taken from the article itself। तो बाबरी मॉस्क की बात की गई। तो यहाँ पर ऑथर ने ये क्वेश्चन किया है कि अब बाबरी मॉस्क का डिमोलिशन होता अगर नरसिम्हा राव नहीं होते उस समय। तो वन कुड वंडर व्हाट द फेथ ऑफ द बाबरी मॉस्क इन अयोध्या वुड हैव बीन इफ देयर हैड बीन नो नरसिम्हा राव एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स इन न्यू दिल्ली। तो हो सकता है कि फेथ कुछ और होता। कुड द स्ट्रक्चर हैव बीन डिमोलिश्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूज कंटिजेंट ऑफ आर्म्ड फोर्समैन। फिर यहाँ पर इंदिरा गांधी असैसिनेशन के बाद जो सिख्स के अगेंस्ट वायलेंस हुआ, तो सिख्स के अगेंस्ट हमें जो वायलेंस देखने को मिला वो मोस्टली यहाँ पर हमें कांग्रेस स्टेट्स में ही देखने को मिला। तो इससे हमें ये समझ आ रहा है कि लीडरशिप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जहाँ पर जैसी लीडरशिप होती है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर टर्न ऑफ इवेंट्स होता है। तो सिमिलरली वुड द वायलेंस अगेंस्ट सिख्स आफ्टर इंदिरा गांधीज assassination have been possible if the government of the day had decided to intervene effectively? One can scan the newspapers of the first week of November 1984 और जहाँ पर हमें ये पता चलता है जो एंटी सिख वायलेंस हुआ था वो मोस्टली कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट्स में ही हुआ था। लकली इन दोज डेज नियरली हाफ ऑफ द इंडिया वॉज रूल्ड बाई नॉन कांग्रेस पार्टीज़, और जहाँ पर नॉन कांग्रेस पार्टीज़ का रूल था वहाँ पर एज सच कोई राइट्स नहीं देखे गए, कोई वॉयलेंस नहीं देखा गया था। तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा उससे फ़र्क पड़ता है कि क्या टर्न ऑफ इवेंट्स होगा। अब हम आगे चलते हैं, द न्यूक्लियर रिस्पॉन्स। तो सबसे पहले ऑथर ने ये कहा है कि जो शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस है फॉर दिल्ली एंड टोक्यो, तो हमारे लिए और जापान के लिए क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस है। एट द रूट ऑफ दैट कॉमन न्यूक्लियर चैलेंज ये है, जो चाइनीज़ मिलिट्री पावर है वो लगातार इंक्रीज़ हो रही है और चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल का भी मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। तो चाइना की यहाँ पर मिलिट्री पावर इंक्रीज़ हो रही है, चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है। इंडिया एंड जापान मे हैव हैड गुड रीजन्स अंटिल नाउ टू टेक अ रिलैक्स्ड व्यू ऑफ चाइनाज न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन दोनों को ये लगता है जो चाइना का न्यूक्लियर वेपन है डज नॉट पोज एन एग्जिस्टेंशियल चैलेंज टू ईदर ऑफ देम। अब ये दोनों ऐसा क्यों सोचते हैं, फॉर एग्जांपल दिल्ली क्यों ऐसा सोचता है और जापान क्यों ऐसा सोचता है। फर्स्ट, जो चाइना है वो बहुत तेज़ी से मॉडर्नाइज कर रहा है, जो चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल है उनको लगातार एक्सपेंड कर रहा है, और चाइना के जो आर्सेनल है वो लगभग 1000 वॉरहेड्स तक भी हो सकते हैं। चाइनाज आर्सेनल कुड ग्रो to 1000 वॉरहेड्स बाई 2030 फ्रॉम अबाउट 350 नाउ। और इसके अलावा जो अभी चाइना की पॉलिसीज़ है वो ये है कि चाइना बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कर रहा है। इंडिया के साथ भी गलवान इंसिडेंट हुआ, इसके अलावा जापान के साथ भी यहाँ पर चाइना का टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो चाइनाज टैक्टिक्स ऑफ सलामी स्लाइसिंग एंड कोऑर्सिव डिप्लोमेसी। तो सलामी स्लाइसिंग क्या होता है एक बार हम देख लेते हैं। In military terms, salami slicing is described as a strategy that involves divide and conquer process of threats। तो बेसिकली चाइना क्या करता है, चाइना बहुत छोटा इंसिडेंट करता है। तो आपको लगता है ये तो छोटा इंसिडेंट है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एरिया तो गया है, फिर ऐसे ऐसे करके चाइना बहुत बार करके बहुत ज़्यादा एरिया ले लेता है। तो इन मिलिट्री टर्म्स सलामी स्लाइसिंग इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स डिवाइड एंड कॉन्कर प्रोसेस ऑफ थ्रेट्स एंड अलायंसेस टू ओवरकम अपोजिशन एंड एक्वायर न्यू टेरिटरीज। तो नई टेरिटरीज को एक्वायर करने का तरीका है चाइना का सलामी स्लाइसिंग। इट इज़ अ सीरीज ऑफ मेनी स्मॉल एक्शंस। तो चाइना क्या करता है, छोटे छोटे एक्शंस लेता है, परफॉर्म बाई क्लैंडस्टाइन मीन्स चुपके से ये एक्शंस लेता है, दैट एज एन अक्यूमुलेटेड होल प्रोड्यूसेस अ मच लार्जर एक्शन। तो पहले तो ये लगता है अच्छा थोड़ा सा ही तो एरिया, कोई बात नहीं,
अब इसके लिए क्या वॉर करना, थोड़ा सा ही तो एरिया, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा एरिया हो जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना सलामी स्लाइसिंग डिनोट्स इट्स स्ट्रैटेजी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन द साउथ चाइना सी, और इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके चाइना जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा है साउथ चाइना सी में और हिमालयन रीजन्स में। पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चाइना कहेगा ठीक है स्कारबोरो शोल का थोड़ा सा पार्ट हमारा है, फिर उसके बाद चाइना कहेगा स्पार्टले का भी पार्ट हमारा है, फिर चाइना कहेगा पैरासाल का पार्ट भी हमारा है। तो चाइना ऐसे ही क्लेम करता रहता है और क्लेम उसका हर बार इंक्रीज होता चला जाता है। तो फर्स्ट चाइना इज मॉडर्नाइजिंग एंड एक्सपेंडिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर यहाँ पर जो चाइना है वो बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल डिस्प्यूट कर रहा है। चाइना's tactics of salami slicing and courts of diplomacy have come into sharp view in the East China Sea that Beijing shares with Japan। और तीसरा ये है कि यूक्रेन क्राइसिस के बाद चाइना को ये पता चल गया है कि न्यूक्लियर वेपन होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया ने ये कहा है कि अगर नेटो कंट्रीज़ ने इंटरवीन किया तो जो यहाँ पर रशिया है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर लेगा। तो रशिया मेड दिस एम्पली क्लियर विद इट्स थ्रेट टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसकी वजह से यूएस और नेटो ने डिसाइड किया कि यूएस नेटो वॉर को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अगर रशिया के पास यहाँ पर जो चाइना है अगर उसके पास भी इतना बड़ा डेटरेंट होगा कि अगर चाइना के पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे तो कोई भी कंट्री इंटरवीन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर चाइना अगर ताइवान को एक्वायर कर लेता है। वाइल टोक्यो हैज़ वोकन अप टू द फुल इम्प्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियर आर्म्ड रशियाज एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, दिल्ली का यही है कि दिल्ली यहाँ पर मिनिमम डेटरेंस को रखना चाहता है कि हमें ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिर्फ मिनिमम डेटरेंस को रख रखा है। वन फैक्टर सीम्स ऑब्वियस, इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर वेपन पावर, जो कि जापान नहीं है। तो जापान के पास एज सच न्यूक्लियर वेपन तो नहीं है, लेकिन जापान के पास यूएस का न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। तो जापान को अगर ज़रूरत होगी तो यूएस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेगा फॉर द जापान। तो वाइल जापान डज नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, इट रिलाइज ऑन द यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला फॉर इट्स सिक्योरिटी। But Indian and Japanese capacity to deter China is eroding steadily thanks to the problems with India's minimum deterrence। तो इंडिया का क्या है, इंडिया मिनिमम डेटरेंस को रखना चाहता है और ये पॉलिसी हमारी बहुत पहले से है। तो इंडिया नेवर एग्री टू गिव अप इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन्स। तो जैसे बात की जाती है ग्लोबली कि हमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है, तो इंडिया भी कहता है हमें न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स को ही गिव अप कर दें। जापान एज द वर्ल्ड्स विक्टिम ऑफ न्यूक्लियर बॉम्बिंग हैड इवन अ हायर मॉरल क्लेम कि यहाँ पर जो जापान है वो भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात करता है। बट जापान्स नैरेटिव इज शेडेड बाई वन रियलिटी, टोक्योज रिलायंस ऑन द यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला। तो यहाँ पर जो जापान है उसके पास यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला की रिलायंस है। Today, neither Delhi nor Tokyo is ready to sign the 2017 treaty on the prohibition of nuclear weapons, क्योंकि दिल्ली को भी यहाँ पर मिनिमम डेटरेंस को अचीव करना है और यहाँ पर जो जापान है उसके पास तो यूएस का सिक्योरिटी अम्ब्रेला है ही। द रियल इशू इज नॉट द गैप बिटवीन द डिसआर्मामेंट रिटोरिक एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया एंड जापान। और हो सकता है कि अगर यूक्रेन जो है, अगर यूक्रेन के पास आज न्यूक्लियर वेपन होता तो उसके ऊपर रशिया अटैक करता ही नहीं, रशिया उसके ऊपर इन्वेट करता ही नहीं। एज चाइना क्लोजेज द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री गैप विद द यूएस, देयर इज डार्कनिंग शेडो ओवर द क्रेडिबिलिटी ऑफ US extended deterrence for Japan। This uncertainty is transforming the Japanese security debate। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जापान में ये बात की जा रही है कि हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की ज़रूरत है। फॉर इंडिया द क्वेश्चन इज वेदर इट्स न्यूक्लियर रीस्ट्रेंट, और जो हमारी पॉलिसी है मिनिमम डेटरेंस की, क्या ये इनफ है चाइना की बुलिंग को प्रिवेंट करने के लिए। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे जापान के, उन्होंने बात की थी कि जापान की न्यूक्लियर पॉलिसी को देखने की ज़रूरत है। तो ही वॉज बाई नो मीन्स आस्किंग जापान टू मेक इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन उसके बाद भी जापान को अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को देखने की ज़रूरत है। लेकिन अभी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं फूमियो किशिदा, उनका ये कहना है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के पक्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किशिदा इज इलेक्टेड टू द लोअर हाउस ऑफ द जापानीज पार्लियामेंट फ्रॉम हिरोशिमा विच saw the first use of nuclear weapons। For Kishida, nuclear abolition is a deep personal conviction। तो हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग्स तो आपको पता होंगी। तो while rejecting nuclear solutions to Japan's problem of deterring China, किशिदा का ये है कि हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, लेकिन एज सच हमें न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अनलाइक जापान, इंडिया हैज़ नो कंस्ट्रेंट्स। तो जैसे जापान के ऊपर कंस्ट्रेंट्स है, मॉरल कंस्ट्रेंट है, ऐसा इंडिया के ऊपर तो कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। तो हमें तो अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इंक्रीज़ करना चाहिए अगर हमें चाइना की बुलिंग को रोकना है। तो आइडिया ऑफ मिनिमम डेटरेंस इज़ वन ऑफ दोज इन द वेक ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ 1998। जो यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो ये कहने लगे कि इंडिया ने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तो उस समय तो हमने ये कहा था कि हमने सिर्फ अपनी डेटरेंस के लिए बनाया है और हम यहाँ पर मिनिमम न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ही रखेंगे। और फिर हमारी जो डॉक्ट्रिन है नो फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, कि हम यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स के पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर सामने वाला कंट्री इस्तेमाल करता है तो उसके बाद हम रिटेलिएट ज़रूर करेंगे। तो बिग क्वेश्चन इज वेदर दिस कंजर्वेटिज्म इन इंडियाज़ न्यूक्लियर पोस्चर कैन और शुड बी सस्टेन। तो क्या हमें यही करना चाहिए, मिनिमम डेटरेंस ही रखना चाहिए, या हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है न्यूक्लियर वॉरहेड जैसे कि यहाँ पर चाइना कर रहा है। फिर जो यूएस है, तो यूएस को भी इंडिया
का जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम है उसके प्रति अपना एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। तो टुडे अ स्ट्रॉन्ग इंडियन न्यूक्लियर डेटरेंट अगेंस्ट चाइना इज क्रिटिकल फॉर द जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ एशिया एंड द इंडो पैसिफिक एंड इन द यूएस इंटरेस्ट। तो यूएस का जो एटीट्यूड है हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर, वो भी यहाँ पर यूएस को चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि एक एग्रीमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल इंडिया, फ्रांस और यूएस के बीच में एक एग्रीमेंट हो सकता है जहां पर जो फ्रांस है वो हमें हेल्प करे इन बिल्डिंग, जैसे कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बिल्ड करने में हेल्प करे, बैलिस्टिक मिसाइल कैरिंग सबमरीन्स को बिल्ड करने में हेल्प करे। तो ये सब किया जा सकता है, हमें यहाँ पर और ज़्यादा ग्रुपिंग्स बनाने की ज़रूरत है। अब हम आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डीलिंग विद लॉन्ग कोविड। 5G ऑप्शंस आज से स्टार्ट होंगे, हु इज बिडिंग एंड व्हाट्स एट स्टेक फॉर हुम। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि वोडाफोन कितनी बिडिंग कर रहा है, एयरटेल कितनी बिडिंग कर रहा है। तो कंट्री इज पोइज्ड टू टेक अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स द 5G एरा विद इट्स बिगेस्ट एवर स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग, जो कि आज से शुरू होगी और 72 गीगाहर्ट्ज ऑफ एयरवेव्स को यहाँ पर बिडिंग किया जाएगा। यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया है अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट्स। तो बिडिंग से पहले यहाँ पर जो भी बिडिंग करना चाहते हैं उनको अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करना होता है, अ की मार्कर ऑफ बिडिंग इंटेंट। और यहाँ पर जो जितना अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करता है उसके बेसिस पर ही ये डिसाइड किया जा सकता है कि वो कितना यहाँ पर स्पेक्ट्रम बाय करना चाहता है। तो अमाउंट ऑफ EMD सिग्नल्स द इंटेंट ऑफ ए कंपनी अबाउट द अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम जो कि वो यहाँ पर बाय करना चाहता है, और इससे ज़्यादा हमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। टोल ऑफ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट बिटवीन 2018-19, 2020 एंड 21, 222 एलिफेंट्स वर किल्ड बाई इलेक्ट्रोक्यूशन। इसके अलावा 45 यहाँ पर ट्रेन्स की वजह से मर गए, 29 पोचर्स की वजह से और 11 बाई पॉइजनिंग। तो यहाँ पर एलिफेंट को क्या क्या खतरा है वो हमने देख लिया। फिर यहाँ पर अमंग ह्यूमन कैजुअलिटीज़ ऑफ कन्फ्लिक्ट विद एनिमल्स, जो एलिफेंट्स किल्ड 1575 ह्यूमन्स इन 3 ईयर्स। अब रीज़न क्या है कि क्यों यहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है? तो इसका रीज़न यही है, जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटाट लॉस हो रहा है, वाइल्ड एनिमल्स की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हो रहा है, क्रॉपिंग पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं जिसकी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फार्मलैंड्स में आ जाते हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट से ह्यूमन डोमिनेटेड लैंडस्केप में आ रहे हैं फॉर फूड एंड फॉडर। इसके अलावा जो ह्यूमन्स हैं वो फॉरेस्ट में जा रहे हैं फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने, हैबिटाट डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ आ रही हैं। तो जिसकी वजह से ये कुछ रीज़न है कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। द एग्जीक्यूशंस इन म्यांमार, तो जो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया था कि म्यांमार में जो मिलिट्री जनता है उसने यहाँ पर 4 एग्जीक्यूशंस किए हैं। तो म्यांमार जनताज एग्जीक्यूशन ऑफ 4 पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जिसमें से 2 तो यहाँ पर प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे। द फरवरी 2021 मिलिट्री कू, तो 2021 में म्यांमार में कू हो जाता है और ऑंग सांग सू की जो सरकार होती है उसको यहाँ पर हटा दिया जाता है और मिलिट्री यहाँ पर पावर ले लेती है। Thousands have been arrested in the 18 months since the coup, और कू के बाद बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डेथ सेंटेंस भी दे दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू म्यांमार नाउ, को किमी एंड फिर इनके बताए गए हैं कि ये लोग क्या क्या करते थे। यहाँ पर ये 4 लोग जो हैं, 1, 2 और ये दोनों, कि इसमें से 2 तो प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट थे। इसके अलावा कुछ को यहाँ पर टेररिज्म चार्जेस के अंदर डाल दिया गया। अब टेररिज्म चार्जेस एज सच इन्होंने कुछ ऑफेंसेस ऐसे बना दिए हैं जो कि टेररिज्म में आएंगे भी नहीं, लेकिन मिलिट्री जनता ने यहाँ पर ये कहा कि ये भी टेररिज्म में ही आएंगे। को जिमी ऑल्सो नोन एज was arrested last October days after taking over the जनता had issued an arrest warrant for him, और ये कहा कि इसने अनरेस्ट फैलाया है या इसने पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को थ्रेटन करने की कोशिश की है। तो बेसिकली यहाँ पर किसी भी ग्राउंड्स पर किसी को भी डेथ सेंटेंस दिया जा रहा है और जो ट्रायल्स होते हैं वो क्लोज रूम्स में होते हैं, तो एज सच कोई फेयर ट्रायल भी नहीं हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन पोज अ डिलेमा। अब ये सब तो हो गया, अब इंडिया के ऊपर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्जीक्यूशंस पोज अ डिलेमा, क्या हमें मिलिट्री जनता के साथ यहाँ पर एंगेजमेंट करना चाहिए? तो एग्जीक्यूशंस पोज अ डिलेमा फॉर द कंट्रीज दैट हैव एडवोकेटेड एंगेजमेंट विद द जनता टू परस्यूड एंड एनकरेज देम, कि वापस से डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन होना चाहिए। तो ये लोग तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, तो ऐसे में इनसे क्या बात करना भी ठीक होगा? तो गिवन इट्स सिक्योरिटी कंसर्न इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को टैकल करना है तो म्यांमार का कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो म्यांमार के साथ अगर हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो इंसर्जेंसी को टैकल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एंड इट्स कंसर्न्स अबाउट चाइना ग्रोइंग अ बिगर फुटप्रिंट इन म्यांमार, और इंडिया ने अगर यहाँ पर म्यांमार की जनता के साथ बात करना बंद कर दिया तो हो सकता है कि चाइना और म्यांमार के बीच के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा डीपन हो जाए और ये हमारे लिए और ज़्यादा थ्रेटनिंग हो जाएगा। तो हमें बेसिकली हम एक तरीके से डिलेमा में है कि हमें यहाँ पर म्यांमार के साथ बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो इंडिया सो फार अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ एंगेजिंग विद द जनता, तो हम यहाँ पर अभी तक जनता के साथ एंगेज तो कर रहे थे, लेकिन साथ में हम ये भी कह रहे थे कि डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन होना चाहिए। तो डेज आफ्टर द कू द US, UK, EU, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सब ने यहाँ पर म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, रेंजिंग फ्रॉम ट्रैवल बैन्स एंड फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स टू डिनायल ऑफ फाइनेंशियल, लीगल एंड मेडिकल सर्विसेज।
और ये कहा गया था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको यहाँ पर रिलीज़ किया जाए, लेकिन मिलिट्री जनता ने ऐसा कुछ नहीं किया। जून में न्यू दिल्लीज डिसीजन टू कीप द जनता आउट ऑफ एन आसियान मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया के क्वाड अलाइज थे वो इंडिया को एक तरीके से प्रेशराइज कर रहे थे कि हमें यहाँ पर मिलिट्री जनता के साथ इंगेजमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन मिलिट्री जनता के साथ इंगेजमेंट करना हमारा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट में अगर इंसर्जेंसी को टैकल करना है तो मिलिट्री जनता के साथ बेसिकली एज सच म्यांमार के साथ हमारा इंगेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक रिसर्च है और रिसर्च में कुछ ज़्यादा कुछ कंक्लूजन निकल नहीं पाया है। तो ये रिसर्च ये है कि दिन में 3 मील्स खानी चाहिए या फ्रीक्वेंट मील्स खानी चाहिए, तो हमारे लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रशियन गोल टू आउस्ट जेलेंस्की, तो यहाँ पर रशिया ने बता दिया कि उसका गोल ये है कि जेलेंस्की को बाहर निकालना है और यहाँ पर कोई और है पावर में। अब यहाँ पर जो रशिया है वो क्या कर रहा है, वो गैस को कट कर देता है, तो कभी बढ़ा देता है कभी कम कर देता है। तो एज सच जो यहाँ पर रशिया के पास नेचुरल गैस है जो कि यहाँ पर रशिया एक्सपोर्ट करता है यूरोप को, रशिया उसको एज स्ट्रैटेजिक गेम प्लान की तरह यूज़ कर रहा है। तो मूव टू कट गैस सप्लाई स्मैक्ड ऑफ पुतिन्स इंटेंशन टू यूज़ एनर्जी एक्सपोर्ट्स एज अ कजल टू पनिश एंड डिवाइड यूरोपियन लीडर्स। फिर यहाँ पर जो यूएसए हैं, यूएसए ने यूक्रेन को दिया है हिमार रॉकेट सिस्टम। तो ये पता होना चाहिए आपको हिमार रॉकेट सिस्टम किसका है, क्योंकि एक बार थर्ड आ चुका है एग्जाम में, तो ये भी आ सकता है हिमार्स किसका है। अब हम आगे चलते हैं। कॉन्गो टू ऑक्शन लैंड टू ऑयल फर्म्स, आर प्रायोरिटी इज़ नॉट टू सेव प्लानट। अब यहाँ पर जो कॉन्गो है उसका ये कहना है कि जो भी पीट लैंड और रेन फॉरेस्ट है उसको वो यहाँ पर ऑक्शन कर रहा है और उसमें से जो भी ऑयल है वो निकाला जाएगा। तो कॉन्गो होम टू वन ऑफ द लार्जेस्ट ओल्ड ग्रोथ रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ इज ऑक्शनिंग ऑफ वास्ट अमाउंट्स ऑफ लैंड इन अ पुश टू बिकम द न्यू डेस्टिनेशन फॉर ऑयल इन्वेस्टमेंट। अब उसके बाद यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है कॉन्गो कि कॉन्गो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं सोच रहा है, लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, बेसिकली यहाँ पर जो कंट्रीज उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से जो कि यहाँ पर रशिया के ऊपर लगा दिए गए हैं, उसकी वजह से यहाँ पर कॉन्गो के लोगों को भी तो सर्वाइव करना है। तो ऐसे में कॉन्गो की सरकार को भी तो रेवेन्यू चाहिए। तो ऑयल एंड गैस ब्लॉक्स विच विल बी ऑक्शन इन लेट जुलाई एक्सटेंड इनटू विरुंगा नेशनल पार्क। तो विरुंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए लोकेशन। इफ ऑयल एक्सप्लॉइटेशन टेक्स प्लेस इन दीज एरियाज तो इसकी वजह से ग्लोबल क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ आ जाएगा, तो ये कहा जा रहा है। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि अगर इतनी महंगाई है तो लोगों को भी तो यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो एट द सेम टाइम जो नॉर्वे है वो भी यहाँ पर जो अभी तक बात करता था कि फॉरेस्ट को सेव करेंगे, उसको भी ये पता चल गया कि हमें ऑयल प्रोडक्शन करनी पड़ेगी क्योंकि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं और रशिया कभी भी यहाँ पर गैस सप्लाई को कट कर सकता है। तो बेसिकली इनकी सरकार का यही कहना कॉन्गो का कि हमारा यहाँ पर जो एम है वो ये है कि हमें रेवेन्यू जनरेट करना है और नेशनल फाइनेंस प्रोग्राम्स करने हैं, जो हमारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उनको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करानी है। तो हाउ कैन द वेस्ट which build their prosperity on fossil fuels that emit poisonous planet warming fumes। तो यहाँ पर जो वेस्ट जिसने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया, इतने ज़्यादा हिस्टोरिकल एमिशंस किए, आज वो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं और खुद कोई स्टेप लेते नहीं है। तो डिमांड दैट अफ्रीका फोरगो देयर रिजर्व्स ऑफ कोल ऑयल एंड गैस इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एवरीवन एल्स। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन किया गया बाय द कॉन्गो, क्या वो यहाँ पर सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचें और अपने लोगों के बारे में ना सोचें। फिर ये है आई ऑन प्राइवेट फर्म्स, गवर्नमेंट में डिफाइन ओनरशिप ऑफ नॉन पर्सनल डेटा। तो यहाँ पर बात की गई ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब ड्राफ्ट नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क में ये कहा गया था कि जो नॉन पर्सनल डेटा है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट वो यहाँ पर शेयर किया जाएगा और उस डेटा को यूज़ किया जाएगा बाय द स्टार्टअप कंपनीज़ कि बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे कस्टमाइज़ किया जाए, लोगों की क्या डिमांड्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ज़्यादा इनोवेशन हो सके। तो ये डेटा शेयर करने की बात की गई थी, लेकिन ये जो डेटा शेयर करना है वो पूरी तरीके से यहाँ पर वॉलंटरी की, आपका मन है तो आप शेयर करो, आपका मन नहीं है तो आप मत शेयर करो। तो गवर्नमेंट से यही क्वेश्चन पूछा गया कि गवर्नमेंट तो शेयर कर देगी डेटा, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनीज ने नहीं किया तो ड्राफ्ट ऑल्सो प्रपोजेस द सेटिंग अप ऑफ एन इंडिया डेटा मैनेजमेंट ऑफिस विच विल बी इन चार्ज ऑफ डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग। तो यहाँ पर एक IDMO बनाया जाएगा, पहले तो ये बात की गई है। तो आस्क्ड हाउ द गवर्नमेंट विल इंश्योर जो प्राइवेट कंपनीज है वो नॉन पर्सनल डेटा को शेयर करें, क्योंकि ये प्रोविजन तो नॉन बाइंडिंग है, वॉलंटरी है। तो यहाँ पर सीनियर ऑफिशियल का ये कहना है वंस वी हैव अ फंक्शनल IDMO गवर्नमेंट एक बार अपना डेटा शेयर कर लेगी, उसके बाद दूसरा स्टेप अगर यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज डेटा शेयर नहीं करती हैं तो एज अ सेकंड स्टेप वी विल रिक्वेस्ट प्राइवेट कंपनीज टू ऑल्सो शेयर सर्टेन डेटा सेट्स विद द IDMO। इन केस यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज नहीं करती हैं तो गवर्नमेंट उस डेटा की ओनरशिप को ले लेंगी एंड हाउ प्राइवेट कंपनीज कैन क्लेम एक्सक्लूसिव ओनरशिप ओवर इट। तो वैसे भी जो हमारे लोगों से डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया है प्राइवेट कंपनीज ने, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक ने, ट्विटर ने, तो वो ये नहीं कह सकते कि वो एक्सक्लूसिव उनका डेटा है इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म। यहाँ पर नॉन पर्सनल डेटा का मतलब क्या होता है, तो नॉन पर्सनल डेटा का मतलब ये होता है कि आप जिस डेटा से किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। तो इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म नॉन पर्सनल डेटा इज एनी डेटा सेट दैट डज नॉट कंटेन पर्सनली आइडेंटिफिएबल इन्फॉर्मेशन, और उससे किसी को यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है। अब ये जो बात है कि हमें नॉन पर्सनल डेटा से स्टार्टअप्स में हेल्प मिल सकती है, इनोवेशन में हेल्प मिल सकती है, तो ये जो आइडिया है ये दिया गया था
एक इन्फोसिस को फाउंडर के द्वारा एक कमेटी हेड की गई थी, क्रिस गोपालाकृष्णन। तो आइडिया ऑफ हार्नेसिंग इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम एग्रीगेटेड नॉन पर्सनल डेटा सेट वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय ए मीटी अपॉइंटेड कमिटी इन अ ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ जनवरी 2021। द कमिटी रिकमेंडेड कि हम इस हाई वैल्यू डेटा सेट को यूज़ करें इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए। अभी जो टेक कंपनीज है ये हमारा डेटा तो ले लेती हैं और उस डेटा को सिर्फ अपने यूज़ के लिए यूज़ करती हैं, एज सच हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिलता उसका। हाउएवर टेक कंपनीज हैव सो फार अपोज शेयरिंग नॉन पर्सनल डेटा विद द गवर्नमेंट। इनका ये कहना है कि वॉयलेशन हो जाएगा ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, क्योंकि इन कंपनीज का ये कहना है कि इनके पास ऐसे एल्गोरिथम है कि ये रॉ डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को यहाँ पर क्लस्टर में फॉर्म करते हैं। तो वाइल ऑफरिंग द सर्विसेज टू यूजर्स, कंपनीज कलेक्ट डेटा ऑन देम and the subsequent non-personal data that is used to train their algorithms। तो एज सच ये इनके एल्गोरिथम है, एज सच ये इनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो अगर इन्होंने उस एल्गोरिथम को यूज़ करके कोई डेटा यहाँ पर निकाला है तो ऐसे में इनको फोर्स नहीं किया जाना चाहिए कि वो ये डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करें। However, the state and the citizens do not get any value out of it। तो यहाँ पर हमारा डेटा ही कलेक्ट किया गया, हमारे ही डेटा से यहाँ पर बेनिफिट ले रहे हैं और हमारी सरकार के साथ ये शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने यहाँ पर रीच किया। तो फर्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर ये रेबेलियंस पता होने चाहिए, जो रिवॉल्यूशंस हैं, संथाल, पाइका, कोल और भील। तो यहाँ पर आपको इनके लीडर्स पता होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड यहाँ पर म्यांमार में जो इंडिया है, इंडिया को डिलेमा हो गया है कि हमें यहाँ पर म्यांमार के साथ इंगेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाकी हम ये तो बात हमेशा से कर रहे थे कि म्यांमार में डेमोक्रेसी का ट्रांजिशन होना चाहिए। फिर यहाँ पर हमने ऑपरेशन हॉकाई देखा जो कि है दिल्ली में, और स्ट्रीट रॉबरी को कम करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। फिर यहाँ पर हमने एशियाटिक लाइन देखा जो कि इंडेंजर्ड है और उसमें बहुत सारी बीमारियाँ हो रही थी जैसे कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस, इसीलिए उसके ट्रांसलोकेशन की बात की गई है। फिर अब हम आगे चलते हैं। जो व्हाट्सएप की यहाँ पर एक पॉलिसी थी कि डेटा को शेयर किया जाएगा विद द फेसबुक कंपनीज, तो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया उसमें ही प्रूव कर रहा है कि जो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी है वो यहाँ पर प्राइवेसी को वॉयलेट करती है। फिर हमने डिस्कस किया आशा फॉर द एल्डरली। तो ये बताया गया है यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट में कि आने वाले टाइम में एल्डरली पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ होगी। तो ऐसे में एल्डरली पॉपुलेशन जैसे कि डिमेंशिया से सफ़र करती है तो उनको यहाँ पर केयर गिवर्स की ज़रूरत है, तो उनको केयर गिवर्स दी जा सकती। तो ऐसे में जो यूथ है उसके लिए जॉब भी क्रिएट हो जाएगी और जो एल्डरली लोग हैं उनको यहाँ पर केयर गिवर्स भी मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये बताया ब्लेम गेम में कि अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी कम्युनलिज्म का इंसिडेंट होता है, कोई भी राइट होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा इंसान है वही रिस्पॉन्सिबल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा इंसान है उसी के अकॉर्डिंग सिस्टम फंक्शन कर रहा है। फिर द न्यूक्लियर रिस्पॉन्स ये हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पर चाइना से कितना ज़्यादा थ्रेट है, तो ऐसे में इंडिया को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना के पास 1000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो जाएंगे। और जो जापान है वो यहाँ पर डिपेंड होता है, यूएस जो है वो यहाँ पर न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जापान को, लेकिन यहाँ पर जापान भी सोच रहा है कि अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करें। और यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि जो इंडिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी में मिनिमम डेटरेंस की बात करता है, तो इंडिया को मिनिमम डेटरेंस छोड़कर अब थोड़े ज़्यादा न्यूक्लियर हेड्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए अगर हमें यहाँ पर चाइना को काउंटर करना है। फिर हमने यहाँ पर डिस्कस किया है टोल ऑफ ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। तो उसके क्या रीज़न है, तो रीज़न यही है कि यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। इसके अलावा जो क्रॉप्स हैं उनका चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से चेंजिंग क्रॉप पैटर्न्स की वजह से जो एनिमल्स हैं वो फार्मलैंड तक आ जाते हैं। इसके अलावा जो इंसान है वो फॉरेस्ट में जा रहा है फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट हो रहा है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो डिलेमा है इंडिया के लिए क्या है कि हम यहाँ पर जनता के साथ इंगेज करें या ना करें, लेकिन इंगेज करना ज़रूरी है अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को टैकल करना है, या हम ये नहीं चाहते कि चाइना और म्यांमार के रिलेशंस बहुत ज़्यादा डीपन हो। फिर यहाँ पर रशिया के टॉप डिप्लोमेट ने ये कहा कि वो चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की जो है वो पावर से हट जाएं। फिर हिमार्स हमने डिस्कस कर लिया जो कि रॉकेट सिस्टम है जो कि यूएस ने यहाँ पर यूक्रेन को दिए हैं। फिर कॉन्गो ने डिसाइड किया है कि जो कॉन्गो है वो ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगा, गैस एक्सप्लोरेशन करेगा, क्योंकि कॉन्गो की गवर्नमेंट को चाहिए रेवेन्यू, और कॉन्गो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में अभी नहीं सोचेगा। तो क्लाइमेट क्यों, मतलब कॉन्गो क्यों यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचे, कॉन्गो पहले अपने लोगों के बारे में सोचेगा। फिर आई ऑन प्राइवेट फॉर्म्स गवर्नमेंट में डिफाइन ओनरशिप ऑफ नॉन पर्सनल डेटा। तो यहाँ पर बात की गई थी जो नॉन पर्सनल डेटा है वो शेयर किया जाएगा विद द गवर्नमेंट बाय द प्राइवेट कंपनीज एज वेल एज द गवर्नमेंट कंपनीज, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं और जो इंडियन रिसर्चर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी उस डेटा से। लेकिन यहाँ पर जो मेटा जैसी कंपनीज है वो डेटा शेयर करने से मना कर रही है। उनका ये कहना है कि ये हमारे IPR को वॉयलेट करता है। अगर हमने कोई डेटा कलेक्ट किया है, उस डेटा को अगर हमने सेपरेट किया है, सेग्रीगेट किया है, तो वो हमने अपनी एल्गोरिथम की यूज़ से किया है, और हमारी एल्गोरिथम के ऊपर हमारा IPR राइट है, और हम उस डेटा को शेयर नहीं करेंगे गवर्नमेंट के साथ। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि आप हमारे ही लोगों से डेटा लेते हो और उससे ही बेनिफिट उठाते हो और हमारे लोगों तक कोई बेनिफिट नहीं पहुंचता है। तो ये यहाँ पर इशू है। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।